This is not indigo crisis. This is a crisis of India's civil aviation sector. The ability of a fatigue crew to deal with unforeseen circumstances is very, very low. DGCA right now is staffed by UPSC जर्नलिस्ट. वो एग्ज़ाम देते हैं और वो आ जाते हैं. उनका एविएशन एक्सपीरियंस बहुत कम है. हरियाणा में कहावत है, अच्छा टेलर 10 बार नापता है फिर कपड़े को काटता है, और नौसिखिया टेलर पहले काट देता है फिर नापता रहता है. जब हमने आज मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी सुना पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है. नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स तो DGCA के ही थे. जो कोर्ट ने कहा आपके ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट कर दीजिए. फाइनली इंडिगो ने क्या कहा कि भाई हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उतने क्रू नहीं हैं. लेकिन ये चीज़ तो उन्हें 2 साल से पता थी. हाँ, सो दिस वाज फेलियर ऑफ लीडरशिप एट ऑल लेवल. देखिए, इंडिगो लीडरशिप फेल to plan adequately. The regulator DGCA failed to actually see there is lack of planning. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एज में. मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज मौका मिला है बात करने का ग्रुप कैप्टन अजय अलावत जी से. 25 साल का मिलिट्री एविएशन का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ अभी भी एक वैलिड लाइसेंस होल्ड करते हैं. मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल फ्लाइंग की. और आज का जो मुद्दा है वो आपको पता है, इंडिगो का क्राइसिस जो चल रहा है और उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि बातें शुरू होती हैं DGCA के बदले हुए रूल्स के साथ, फिर बीच में आते हैं पायलट्स. तो हमने ज़रूरी समझा कि एक ऐसे ही व्यक्ति से पूछे जो अंदर से और बहुत ही गहन तरीके से इन सारी चीज़ों को समझता है. तो मौका मिला है इधर से बात करने का. बात करेंगे और समझेंगे, थोड़ी सी अपनी जो अभी तक की जानकारी इसमें विस्तार करेंगे. सर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बात करने के लिए. हर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सर सबसे पहले अभी जो क्राइसिस, इंडिगो क्राइसिस जिसे बोल रहे हैं, उसमें एक आम जो धारणा है वो ये है कि हुआ क्या है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, फ़्लाइट्स डिले हुई हैं. बट वो एक रेपरकशन है, वो एक एंड रिज़ल्ट है. एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट इज़ द कॉज, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा. हर्ष, जैसा कि आपने कहा कि इसको सब लोग आमतौर पे इंडिगो का क्राइसिस कह रहे हैं, लेकिन वाकई में दिस इज़ नॉट इंडिगो क्राइसिस. दिस इज़ ए क्राइसिस ऑफ इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर. इस क्राइसिस की 3 मेजर पार्टीज़ हैं. एक पैसेंजर्स, एक एयरलाइन, पैसेंजर को सर्विस चाहिए और एयरलाइन को सर्विस देनी है, एंड तीसरा DGCA एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो एक ओवरसाइट फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए. इसमें हमने देखा कि पैसेंजर्स फाउंड देमसेल्व्स कम्प्लीटली विदाउट इन्फॉर्मेशन. कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनको इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है. एक हाथ पे फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और उसी हाथ पे सेम कैंसिल फ़्लाइट्स की फ़्लाइट टिकट बुकिंग भी चल रही है. सो दिस इज़ नॉट जस्ट इंडिगोज क्राइसिस, इट वाज ए क्राइसिस ऑफ आवर सिविल एविएशन सेक्टर. और आपने ठीक फरमाया कि हम फोकस कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला, किस किस को परेशानी हुई, लेकिन हमें फोकस उस पर भी करना चाहिए, उसके कारण क्या हैं, ताकि ये दोबारा ना हो. तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है बहुत हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है. आप को क्या ट्रेनिंग करनी है, उस ट्रेनिंग की कितनी रिसेंसी होनी चाहिए, कब कब आपका टेस्ट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने चाहिए, बहुत हाईली रेगुलेटेड है. और ये इंडिया में नहीं, ये इंटरनेशनली सिविल एविएशन के नॉर्म्स, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ICAO कहते हैं, ICAO के द्वारा लेड डाउन SOPs एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेरी हाईली रेगुलेटेड सेक्टर. अब देर वॉज ए कार विच इज़ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, जो ICAO ब्रॉड गाइडेंस देता है, नेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी रेगुलेशंस निकालती है. एक CAR जो इस मुद्दे में बड़ी डिस्कशन में आ रही है, वो रिलेटेड है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स. बेसिकली वो CAR कहता है एक 24 घंटे की साइकिल में, एक 7 डेज़ की साइकिल में, एक 30 डेज़ की साइकिल में, एक मंथ की साइकिल में और एक साल की साइकिल में. बेसिकली जो टिपिकल टाइम मार्कर्स हम अपनी आम लाइफ में यूज़ करते हैं. आप कितने मैक्सिमम आवर्स में ड्यूटी हो सकते हैं और उन्हीं में कितने मैक्सिमम आवर्स आप फ्लाइट ड्यूटी पे हो सकते हैं. फॉर द पायलट, यहाँ पे एक और डिस्टिंक्शन मैं करना चाहूँगा. व्हेन वी से फ्लाइट क्रू, इट मीन्स कॉकपिट क्रू एज वेल एज केबिन क्रू. जो केबिन क्रू हैं उनका एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फंक्शन है. दे आर नॉट जस्ट देयर टू सर्व यू टी एंड ब्रीफ यू. when things go south, they are the ones that make sure we'll come out alive of the aircraft. So very critical safety function. And ये rules हैं ये उनके लिए भी अप्लाई होते हैं. उनके regulations अलग तरह से लिखे जाते हैं, अलग CR में कवर होते हैं, बट सिमिलर लाइंस पे होते हैं. So एक इशू था कि ICAO ने भी ऑब्ज़र्व किया, हमारे पायलट्स ने भी ऑब्ज़र्व किया कि इंटरनेशनल नॉर्म्स से कंपेयर करें तो हमारे पायलट्स को कम रेस्ट मिल रहा था. ये इशू 3 या 4 साल से हाईलाइट में था.
और थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल पायलट यूनियंस, वैसे मैं बताना चाहूँगा इंडिगो की कोई यूनियन नहीं है। सो इनफॉर्मल पायलट यूनियंस और फॉर्मल पायलट यूनियंस तो दूसरी एयरलाइंस की हैं, वो DGCA को लॉबी कर रहे थे कि भाई अपने नॉर्म्स भी आप इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ लाओ। फिर उसके बीच में बहुत सारी स्टडीज़ आई कि 70 to 80% पायलट्स आर रिपोर्टिंग फॉर वर्क फटीग्ड। सो फटीग का सेफ्टी से डायरेक्ट रिलेशन है। सर माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, बट ये जो फटीग है इट्स अ टर्म विच इज़ यूज्ड वाइडली, बट एग्जैक्ट मीनिंग फटीग का होता क्या है? एक आम किसी व्यक्ति की थकान में और एक पायलट की थकान में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग एल्स? देखिए फटीग का सिंपल ट्रांसलेशन है थकान। एक थका हुआ पायलट, एक थका हुआ ड्राइवर, बेसिकली एनी रोल जिसमें दूसरों की लाइफ आपके हाथ में है। इमेजिन करिए आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं और आपका डॉक्टर थका हुआ है। ऑब्वियसली थकान में वो अपनी पीक प्रोफेशनसी पे ऑपरेट नहीं कर सकते, और उनकी खामियों का भुगतान कौन करेगा? वो पेशेंट करेगा, अगर बस ड्राइवर है तो पैसेंजर करेंगे। अभी एविएशन में तकरीबन 180 से 200 लोग एयरबस या बोइंग 737 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं। तो एक थका हुआ क्रू की सेफ्टी रिस्क बहुत हैं जी। अभी एयर इंडिया के क्रैश की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उसमें भी फटीग वाला एंगल इन्वेस्टिगेट होगा। सो सी टिपिकली व्हाट हैपन्स ना, ऐसा नहीं है कि फटीग पायलट जहाज़ नहीं उड़ा सकता, जहाज़ तो पहले भी उड़ रहे थे। आपको ये समझना पड़ेगा नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन में फटीग पायलट अपनी एक्सपीरियंस से या अपने एक्सपोजर से काम चला लेता है, लेकिन उसका ब्रेन ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है थकान की वजह से। उसमें स्पेयर मेंटल कैपेसिटी नहीं है। अगर वेदर सडनली ख़राब होता है या जहाज़ में कोई सिस्टम ख़राब होता है, ही और शी वुड रिक्वायर दैट स्पेयर मेंटल कैपेसिटी। The ability of a fatigue crew to deal with unforeseen circumstances is very very low. That is where the safety risk is the highest. इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, ले डाउन किया कि भाई आप एयरलाइंस के ऊपर छोड़ दोगे तो ये तो उड़ाते ही रहेंगे या एयरपोर्ट पे बिठा के रखेंगे। मैंडेटरी किया कि 8 घंटे या 10 घंटे, अगर रात को फ़्लाइट की है तो अगले दिन 12 घंटे, समथिंग लाइक दैट। कि आप फ्लाइट क्रू जब उस जहाज़ में आए, इंजन स्टार्ट करे तो वेल रेस्टेड होना चाहिए ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी एनहांस हो सके। सर ये डिफरेंस क्या है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो, और जो आइडियल सिचुएशंस की बात करते हैं, और जो इंडिया में प्रैक्टिसेस जो हो रही थी, इनका दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? देखिए इंडिया में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही थी वो सारी रूल्स के मुताबिक थी। जो हमारे रूल्स थे वो एयरलाइंस को अलाउ करते थे पायलट से या केबिन क्रू से या बाकी लोगों से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा काम लेना। तो रिक्वेस्ट यहाँ थी, भाई अपने रूल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन कर दो, हमें भी थोड़ा रेस्ट दे दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वीकली रेस्ट 48 आवर्स का होता है। वीकली रेस्ट, ठीक है। हाँ जी, 7 दिन के बाद एक 48 आवर्स का रेस्ट। हमारे यहाँ वो 36 आवर्स था। तो हमारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, देखिए एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो हैव ए फैमिली, वी ऑल्सो हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 36 आवर्स में तो हमारे 24 घंटे तो रेस्ट करने में ही लग जाते हैं, फिर 12 घंटे इज़ इनएडिक्वेट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। फटीग 2 तरह का ना, मेंटल एंड फिजिकल। तो रिक्वेस्ट थी कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट कर दीजिए, हमें भी आप 48 आवर्स का रेस्ट दे दीजिए। ये जनवरी 2024 में रिक्वेस्ट मान ली DGCA ने और सिविल एविएशन रेगुलेशंस निकाल दी कि हाँ भाई वीकली रेस्ट इतना रहेगा, रात की लैंडिंग इतनी रहेगी, रात की डेफिनेशन चेंज की। इन समरी दोज रूल्स वर देयर और इम्प्रूव टू इम्प्रूव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्लाइट क्रू टू रेस्ट, कि आप जब आएँ काम पे तो आप थकान मिटा करके आएँ। जैसे ही वो रूल आए तो एयरलाइंस पहुँच गई DGCA के पास कि हुजूर हमसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत हमें टाइम ही नहीं मिला, इसके लिए हमें 10 से 15% एक्स्ट्रा फ़्लाइट क्रू हायर करना पड़ेगा। एंड फ्लाइट क्रू इज़ हाईली स्किल्ड रोल। मैं आज एक CPL होल्डर को उठाता हूँ, उसको ट्रेन करना, उसको फ़्लाइट लाइन में रिलीज़ करने में मुझे 6 से 8 महीने लगते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो DGC ने टाइम दिया, वो टाइम पे टाइम लेते गए और DGC उन्हें टाइम पे टाइम देता गया। फाइनली कुछ पायलट यूनियंस दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गई कि भाई ये ठीक नहीं है, आपने एक्नॉलेज किया है कि नए रूल्स की ज़रूरत है, आपने एक्नॉलेज किया है कि फ़्लाइट क्रू को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है, ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स के जितना ही देना की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने DGC से पूछा कि भाई या तो आप रूल्स हटा दो, देन दे कैन चैलेंज कि ये गलत है, और अगर आपने रूल निकाल दिया तो उसे इम्प्लीमेंट कर दो। तो जब हमने आज मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी सुना पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स तो DGCA के ही थे जी। जो कोर्ट ने कहा आपके ऑर्डर हैं, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। राइट। फिर DGC ने कहा ठीक है भाई हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर से एयरलाइन पहुंच गई कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
तो डीजीसी ने कहा चलो 2 फेज़ में करते हैं, कुछ रिकमेंडेशन जुलाई में इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ हम 1 नवंबर से करते हैं। तो जुलाई वाली रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट हो गई, थोड़ा सा बम्प था लेकिन गाड़ी चलती रही। ये इम्प्लीमेंटेशन जो सेकेंड फेज़ की थी प्राइमरली नाइट फ्लाइट रिलेटेड थी, वो 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन ये क्राइसिस मैनिफेस्ट हुआ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो ये भी सोचने की बात है, बिकॉज फाइनली इंडिगो ने क्या कहा कि भाई हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उतने क्रू नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो उन्हें 2 साल से पता थी। हाँ, सो दिस वाज फेलियर ऑफ लीडरशिप एट ऑल लेवल। देखिए, इंडिगो लीडरशिप फेल्ड to plan adequately. The regulator DGCA failed to actually see there is lack of planning. And ऐसा नहीं है कि DGC को पता नहीं था जी। ICAO कहता है एक एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट ATR फॉर्म्स होते हैं, ATR A to N, वो ना आपके पास कितना क्रू है, उनका क्या ट्रेनिंग स्टेटस है, आपके पास कितने स्लॉट हैं, क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली सारा फीडबैक हर मंथ में एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, इनफैक्ट एक्सेल शीट में ही जाता है। वो सारी एयरलाइंस को अपनी नेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी को देना होता है, जो हमारी एयरलाइंस भी डीजीसी को दे रही थी। और डीजीसी को भी पता था इनके पास ये रिसोर्स गैप है, इंडिगो को पता था उनके पास रिसोर्स गैप है, उसके बावजूद भी वो उतनी फ़्लाइट बुक करते रहे। और फाइनली जब बलून फटा तो प्राइस किसने पे किया? आम नागरिक ने प्राइस पे किया। मैं इसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि जैसे आपने इसमें बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से 2 साल का वक्त मिला था। हाँ। अब इसमें जो इंडिगो का पक्ष था वो ये था कि हमारे पास, क्योंकि हम सबसे बड़े डोमेस्टिकली सबसे ज़्यादा रूट्स पे चलती हैं, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स इनके पास हैं, मगर उतना ही 2 साल का वक्त मिला था बाकी सारी एयरलाइंस को, जिन्होंने शायद उसको एग्जीक्यूट कर लिया क्योंकि कोई उस तरीके की खबर नहीं आई। तो सर मेन जो सवाल है वो डीजीसीए का है कि डीजीसीए ने अब बढ़ाकर जो अवधि है वो फरवरी तक कर दी है जी। इनको क्या इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, फिर शो कॉज नोटिस जब दिया गया उसमें भी 24 घंटे का समय था कि आपको जवाब देना है, फिर उसकी अवधि बढ़ा दी गई कि ठीक है अब बाद में थोड़ा सा दे दीजिएगा। तो ये इतना मेहरबान होने के पीछे कि डीजीसीए इतना ज़्यादा, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो मेहरबानी दिख रही है एक तरीके से, आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट? इज़ इट समथिंग, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है तो उसे रेगुलेट करना चाहिए उस सिचुएशन में। हर्ष, आप परमिट करें तो इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा इंडिगो के ऑपरेटिंग मॉडल पे थोड़ा कुछ कमेंट करना चाहूँगा। इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है और इन्होंने अपना जो फॉर्चून बनाए हैं वो बनाए हैं बहुत एक लीन और एफिशिएंट स्टाफिंग मॉडल पे कि अगर उन्हें किसी काम के लिए 10 लोग चाहिए तो 10.1 भी नहीं हायर करते, वो 9.9 को स्ट्रेच करके 10 से करते हैं। इसी मॉडल की वजह से इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सर्वाइव कर पाए, और सर्वाइव नहीं फ्लरिश कर पाए, उन्होंने शेयर होल्डर्स को वैल्यू भी रिटर्न की है। इस वर्किंग मॉडल की एक वल्नरेबिलिटी है, वो है कि उसमें सर्ज मार्जिन नहीं है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं है। जब आपके पास सर्ज डिमांड आएगी आपके पास स्पेयर क्रू नहीं है। सर्ज डिमांड का मतलब मैं थोड़ा सा जो बढ़ी हुई डिमांड होती है सर्ज डिमांड उसकी बात जी। नाउ अभी एयरलाइन, अगर मैं एयर इंडिया से कंपेयर करूं, एंड आई एम सॉरी यहाँ पे मैं फैक्ट से अपने ओपिनियन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, एयर इंडिया के ऑपरेशन में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज़ हैं। जो इनएफिशिएंसी हैं वो उनका मार्जिन ऑफ एरर भी है। तो अगर उन्हें 9 लोग चाहिए तो उनके पास 12 या 13 हैं, तो जब उनकी सर्च डिमांड आती है तो थोड़े एफिशिएंट होकर के उसको मीट कर लेते हैं। ये सिमिलर अगर आप पायलट्स पर एयरक्राफ्ट देखें तो इस टाइम पे इंडिया में आकाशा के पास हाईएस्ट वो रेशियो है, तो अगर सर्ज आती है तो उसको केटर कर लेते हैं। इंडिगो का जो एफिशिएंसी था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वही इस महीने में उनकी वीकनेस भी बन गई। जिस तरह हम किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एग्जामिन करते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है जी। कि अगर ये पॉइंट पे फेलियर आ गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इंडिगो का रोस्टरिंग मॉडल जो है वो उनका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इतनी एफिशिएंसी के चक्कर में उन्होंने मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखा और वो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और द होल हाउस ऑफ कार्ड्स केम क्रैशिंग डाउन। नाउ कमिंग टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि डीजीसीए मेहरबान क्यों है। देखिए, उनके पास चॉइस नहीं है। 65% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। आप अगर लिटरली अपने सिविल एविएशन सेक्टर को ग्राउंड कर देंगे तो सफ़र कौन करेगा? इस क्राइसिस में सिटीज़न ने सफ़र किया और पिनिटिव एक्शन में भी सिटीज़न ही सफ़र करेगा। तो एक्चुअली चॉइसेस नहीं है। हाँ, 2 महीने में कोई मैजिक नहीं हो सकता। मुझे पता है एक पायलट को सेलेक्ट करने से लेके ट्रेन करने तक बेस्ट केस सिनेरियो में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो अभी ये अपनी ट्रेनिंग करके नंबर्स पूरे नहीं कर सकते। इनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ऑलरेडी ट्रेन पायलट कहीं और से लेकर के आएँ या ये अपनी नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स कम करें। सर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और ऑफ अ फ्लायर जो बाहर खड़ा हुआ है, राइट, बिल्कुल, पैसेंजर,
हम अकाउंटेबल किसको, जवाबदेही किससे जवाब मांगेंगे? क्योंकि इंडिगो का एक आपने मॉडल बताया वो क्रैश कर गया क्योंकि सर्च हो गया या जो भी इसके पीछे रीजन थे। DGCA के पास क्योंकि आपने बताया 65% जो शेयर होल्डिंग है वो उसकी है मार्केट की। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो भी लगातार यही कह रही है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट, और पीछे चला था कि चप्पल पहन के आप प्लेन वाला चीज़, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा, बहुत अच्छा स्लोगन था वो। बिल्कुल नहीं, स्थिति भी यही आ गई है अभी कि हवाई चप्पल आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो जूते उतार के हवाई चप्पल पहन के एयरपोर्ट में घूमना पड़ेगा। एनीवेज सर, सवाल यह है कि एक पैसेंजर के तौर पे अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है तो किससे सवाल पूछा जाए और कौन आपको जवाब देगा? ये आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है। देखिए, मिनिस्ट्रीज़ आर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स। अगर पता लगा आज किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उसे रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली DGCA में, रेगुलेटर में कुछ पोस्ट होल्डर्स को रिप्लेस कर देंगे, एयरलाइन अपने CEO को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन पैसेंजर क्या करे? उसे तो ट्रैवल करना ही है। एक स्टडी आई थी 3 साल पहले कि लेस देन 3.5% ऑफ इंडियंस अबाउ द एज ऑफ 18 हैव एवर एंटर्ड एन एयरपोर्ट और ट्रैवल इन एयर। आप देखिए, ये जब नंबर 20%, 25%, 50%, डेवलप कंट्रीज़ में ये नंबर 70% तक है, पहुंचेगा तो कितनी बड़ी मार्केट ग्रो करेगी हमें। तो इतनी बड़ी मार्केट ग्रो कर रही है, सब रेगुलेट करना चाह रहे हैं एयरलाइंस को, ऑपरेटर्स को, एयरफील्ड ऑपरेटर्स को। पैसेंजर कन्वीनियंस, सेफ्टी, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरे को कोई 3 रिकमेंडेशन देनी पड़े तो मैं कहूँगा कि हमें एक, जैसे RBI ने बैंकिंग के लिए ओम्बड्समैन बनाया है, ऐसे एयरलाइंस के लिए ओम्बड्समैन बनाना होगा, जिसके पास जुडिशल पावर होनी चाहिए कंपेंसेशन देने की। क्योंकि अगर चाहे एयरलाइन कोर्ट पे ले जाए तो आप ओम्बड्समैन बोले इमीडिएट कंपेंसेट करो, 10,000 20,000 जो भी आपका फ़ाइन है, उसके बाद जो फाइनल जुडिशल ऑर्डर आएगा उसमें देखा जाएगा। तो मतलब वेट करनी पड़े तो एयरलाइन को करनी पड़े, पैसेंजर को ना करनी पड़े। सो एज ऑफ नाउ हमारा सिस्टम क्या है, आप एयरलाइन को कंप्लेंट कीजिए, वो एक्शन ना ले तो एस्केलेट कीजिए। तो 3 लेवल एयरलाइन पे एस्केलेट करो, फिर आप DGCA पे जाओ। तो आपने दिल्ली मुंबई ट्रैवल करना था, आपके 18-20,000 फंस गए हैं, आप इनिशियली गुस्से में लिखेंगे कंप्लेंट, पर धीरे धीरे जैसे टाइम जाता जाएगा आप गिव अप कर देंगे। तो हुआ क्या, अनएड्रेस कंप्लेंट्स पाइल अप होती रहेंगी, वो एंग्स पाइल अप होता रहेगा। तो हमें ज़रूरत है एक नेशनल लेवल ओम्बड्समैन की, लाइकली और शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, जो एयरलाइंस के इन एक्शंस पे ध्यान रख सकें। लॉस बैगेज, मिस फ्लाइट, कैंसिल फ्लाइट्स, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सवाल यहाँ पर यह है कि सिविल एविएशन में इंटीग्रेशन ऑफ आर फोर्सेज एज इन जो लोग वहाँ से ट्रेंड हैं, इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस है, और कहीं आप ही ने बोला था ये चीज़ कि एक व्यक्ति, एक पायलट जो बहुत बड़े क्रू को हैंडल कर चुका है, जो स्क्वाड्रन को हैंडल कर चुका है, साथ ही साथ बहुत बड़े बेस को हैंडल कर चुका है, मल्टीपल टैक्सी वेज जिस पे होते हैं, उसमें लैंडिंग्स होती हैं, 40 प्लेन का आपने एक वो दिया था कि 40 प्लेन्स इन 5 मिनट्स उन पर। तो वो सारा एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जा सकता इस पर, नॉट इन डायरेक्ट सेंस बट इन एनी सेंस? देखिए, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि एयरफोर्स तो एसेंशली फ्लाइंग ओरिएंटेड है। अपनी इंडियन आर्मी और नेवी के पास भी एविएशन विंग है। हर लेवल पे टेक्नीशियन से लेके ऑपरेटर्स लेके फायर सेफ्टी क्रू से लेके ATC कंट्रोलर, फाइटर कंट्रोलर, सो मैनी स्किल सेट्स आर देयर, जिनमें उन्होंने 20 से 25 साल, 30 साल लगाए हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम इंडिया में है, सर्टिफिकेशन ऐसा है कि आप अपना मिलिट्री एक्सपीरियंस सिविल में डायरेक्टली ट्रांजिशन नहीं कर पाते। ये मेरा सजेशन हमेशा से रहा है, ये मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि कैसे वो ट्रांजिशन पाथ आप इजी कर दीजिए। देखिए, हमारे ATC कंट्रोलर, आपने एग्जांपल दिया, जब हम अपनी इवन ऑप सिंदूर के टाइम पे बेसिस ने 30-30, 35-35 जहाज़ लॉन्च किए। 3 से 5 मिनट में लॉन्च हुए हैं, 5 से 7 मिनट में रिकवरी हुई हैं, सारे अपने अपने डिस्पर्स लोकेशन पे भी गए हैं। कई जगह तो ये बिना रेडियो कॉल्स के भी हुए हैं। ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वो डे नाइट करते हैं, लेकिन उन ATC कंट्रोलर्स के लिए सिविल में कोई जगह ही नहीं है। सो दिस इज़ वन फीडबैक वेयर मिनिस्ट्री कैन सिट डाउन एंड डिस्कस विद द आर्म फोर्सेस कि भाई हम आपकी फ़ौज में रहते रहते आपका वो सर्टिफिकेशन करा दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपका ट्रांजिशन हो सके। वो ये गवर्नमेंट को गौर करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी DGCA में तकरीबन 500 के आसपास वैकेंसीज रिक्त हैं। वो मिनिस्टर ने रिटन रिप्लाई में बोला है, सेफ्टी में हैं, ऑपरेशंस में हैं। तो अगर जैसे जहाज उड़ाने के लिए ATPL लाइसेंस चाहिए, लेकिन सेफ्टी सुपरविजन का काम तो हम बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। वो पाथ टू ट्रांजिशन मिनिस्ट्री को थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा, उससे हम काफ़ी सारी वैकेंसीज बहुत जल्दी और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन क्रू के साथ फिल कर सकते हैं। सर, एक छोटी सी चीज़ और, अगर हम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं,
तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो परसेप्शन होता है जो कि रेगुलेट करे, डीजीसीए क्या फ़िलहाल जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है और जैसा होता हुआ हमें दिख रहा है, क्या सही मायने में रेगुलेट कर पा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर हम इसे एक ऑटोनोमस बॉडी बना देते हैं विदाउट एनी सुपरविजन ऐसा नहीं कि हमने ओपन फ्री ग्राउंड दे दिया उसको, हाँ, विद सम थिंग्स टू बी देयर, हमने एक गार्ड रेल या फिर उस तरीके से हमने किया, क्या हो सकता है कि डीजीसीए में जो चेंजेस हैं, ताकि जो अभी की सिचुएशन है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे पैसेंजर सफ़र करता है उसमें कुछ बदलाव आ जाए और 500 रिख्तियाँ जिस विभाग में। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, नाम में रेगुलेटर होने से ये नहीं है कि उनका काम सिर्फ रेगुलेट करना है। रेगुलेटर का एसेंशियल रोल है ओवरसाइट, और ओवरसाइट वो कैसे करते हैं? वो मेंटर करते हैं, वो एडवाइस करते हैं, वो असिस्ट करते हैं, वो गाइड करते हैं, और नॉन कंप्लाइंस पे वो एस्केलेटरी मैनर में पनिश भी करते हैं। रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क एंड पनिशमेंट फॉर बैड वर्क, ये ओवरसाइट फंक्शन रेगुलेटर को एग्जीक्यूट करना है। और आपने सही कहा, अगर डीजीसीए एक इंडिपेंडेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी होती जैसे कि FAA यूएस में है, तो इनकी वर्किंग इंप्रूव होगी। देखिए, रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स तो आईकाओ ने बनाए हैं, उनमें 19-20 का फ़र्क करने का ही ऑप्शन है नेशनल लेवल पे। रूल्स रेगुलेशंस जो आईकाओ बोलता है, स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, वो सारे 198 साइनिंग कंट्रीज़ के लिए बराबर हैं। इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आज की डेट में डीजीसीए वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री इज़ रन बाय ए मिनिस्टर। आप कुछ भी कहिए, ईच मिनिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस बाय देयर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और इलेक्शन फंडिंग भी एक हार्ड ट्रूथ है, तो हम उसे नकार नहीं सकते। सो एक इंडिपेंडेंट डीजीसीए की एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रूल्स, प्रोवाइड ओवरसाइट फंक्शन, मेंटर, गाइड, असिस्ट, वो बेटर रहेगी, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि देयर इज़ ए नीड टू लिबरेट डीजीसीए फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। माइट बी द पॉलिटिकल क्लचेस। एक चीज़ और से मैं समझना चाहता हूँ, वो ये कि ये तो रही चलिए डीजीसी की बात, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फॉर दैट मैटर अगर हम भारत की बात करें, उसमें जो सिविल एविएशन की इंडस्ट्री है उसका काफ़ी, अभी पिछले ही दिनों जब ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके बाद से छवि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, और ये तो अब एक बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन होगी। अदरवाइज़ आपने हमेशा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्स पर और वीडियोस घूमते हुए देखी होंगी, लोग हल्ला मचा रहे हैं, प्लेन बहुत देर से टैक्सी पे खड़ा हुआ है, तो बेसिक फंक्शनैलिटी की जो दिक्कतें हैं वो हमेशा से रही हैं। मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात यहाँ पे आपसे समझना चाहता हूँ, क्या वो चीज़ें हैं जिसमें हम आईकाओ जिसकी आप बात कर रहे थे उसके सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हों, मगर साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, ताकि अगली बार अगर कहीं किसी की फ़्लाइट मिस होती है तो उसे ये पता है कि दिस इज़ द चैनल, एंड अगर ऐसा होगा तो आई विल बी गेटिंग दिस, और ये सर्विस प्रोवाइडर को भी पता हो, तो करने से पहले कई बार सोचे कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वो उन ना हो। देखिए, बहुत अगर सीधी भाषा में बताने की मैं कोशिश करूं तो एसेंशली मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए हार्डवेयर, इंफ्रा बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, कनेक्टिविटी बनाएं, एयरपोर्ट टू सिटीज़, ट्रैम्स बनाएं, रेल्स बनाएं, मेट्रोज बनाएं, लैंड एक्वायर करें, अलोकेट करें, तो हार्डवेयर फंक्शन मिनिस्ट्री का रहे, और सॉफ्टवेयर विच इज़ रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन, रिसर्च ऑन हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ फंक्शनिंग, वो, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयरलाइन और एविएशन स्पेसिफिक रूल्स, वो डीजीसीए का होना चाहिए। सो अगर ये रहेगा तो देयर इज़ नो ओवरलैप, दोनों अपनी अपनी लेन में रहेंगे, देश की प्रगति में अपना अपना रोल डिलीवर करेंगे। पैसेंजर्स का मामला है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज़ ए नीड फॉर एन ऑम्बड्समैन। डाइविंग लिटिल बिट डीपर, डीजीसीए राइट नाउ स्टार्ट बाय यूपीएससी जर्नलिस्ट, वो एग्ज़ाम देते हैं और वो आ जाते हैं, उनका एविएशन एक्सपीरियंस बहुत कम है। एक फ्लाइट स्टैंडर्ड डायरेक्टरेट है जिसमें लाइन पायलट्स या सीनियर कैप्टन्स को वो लाते हैं, वो छोटा सा एक एलिमेंट है। देयर इज़ ए नीड टू स्टाफ डीजीसीए विद एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री। आज की डेट में वो क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज सरकार की तनख्वाह और जो इंडस्ट्री की तनख्वाह में गैप है, तो जो टैलेंट है वो आ नहीं रहा है। लेकिन अगर ये डीजीसीए इंडिपेंडेंट बनता है और मार्केट सैलरीज दे पाता है, तो हम अपनी बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, बेस्ट ऑफ द एटीसी ऑपरेटर्स, बेस्ट ऑफ द पायलट्स को प्रॉपर एक्वायर कर सकते हैं, उनको पोजीशंस दे सकते हैं, और वो प्रैक्टिशनर व्यू लेकर के आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा एफिशिएंसी आ जाएगी। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। दूसरा, मिनिस्ट्री के लेवल पे देखिए, कोई भी आप रूल लाते हैं, मैंने किसी और डिस्कशन में भी कहा था, एक हरियाणा में कहावत है, अच्छा टेलर 10 बार नापता है फिर कपड़े को काटता है, और नौसिखिया टेलर पहले काट देता है फिर नापता रहता है। तो अगर चेंजेस आने हैं तो रिसोर्स मैप पहले करनी है कि ये नए स्लॉट आएंगे, ये नया रूल आएगा,
ये नया एयरपोर्ट आएगा, ये नए रूट्स बनेंगे, तो वो रिसोर्स मैपिंग पहले करें, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करें और फिर वो रूल लाएं। तो अगर ये वाला मेथड करेंगे, रिसोर्स मैपिंग के साथ हर चीज़ को मैप करेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सर वैसे मैं ये सवाल टच नहीं करना चाहता था, उसके पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। जो लेटर अभी एक ओपन लेटर जो अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी बहुत बड़ा सवाल है कि वो लिखा किसने है, किसी का नाम है नहीं, मगर फिर भी केवल समझने के लिहाज से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वो ये कि अगर उसमें जो बातें कही गई हैं सारी की सारी, कि पायलट्स के साथ का जो व्यवहार है वो किस तरीके से है, वो कैसे हमेशा एकदम एज पे काम करते हैं, एट देयर मैक्सिमम आउटपुट वो लोग काम करते हैं, और वो बाकी किसी भी ऑफिस की तरह जैसे होता है लॉबिंग होती है और फेवरेटिज्म होता है, वो सारे आरोप हैं। बट उसके अलावा जो खासकर पायलट्स वाली बात है और क्रू की जो बात है, अगर किसी भी एविएशन इंडस्ट्री में कहीं पे भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसका कितना ज़्यादा फ़र्क फ़्लाइट डिले के अलावा मिड एयर या सेफ्टी पर कितना ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है पैसेंजर के लिए? देखिए, एन अनहैप्पी पायलट इज़ एन अनसेफ पायलट। जो उसकी एंग्स है वो उसकी कैपेसिटी टू हैंडल कंटिजेंसी इन एमरजेंसीज को डिग्रेड कर रही है। मैं खुद इंडिगो में 2 साल पायलट रह चुका हूँ। इंडिगो एक बहुत एफिशिएंट मॉडल ऑपरेट करता है। ऐसा नहीं है कि वो जान करके किसी को तंग करना चाहते हैं। उनकी इस एफिशिएंसी की वजह से कई बार पायलट्स को लगता है कि काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखें, मैं इसका एक पैरेलल निकालता हूँ आपको। 2017 में रायनेर एक आयरिश बेस्ड लो कॉस्ट कैरियर है। टिपिकल उनका इंडिगो जैसा लीन स्टाफिंग पीक एफिशिएंसी मॉडल है। लायनेर के सीईओ हैं माइकल ओलेरी, बहुत न्यूज़ में रहते हैं। उन्होंने कहा था मेरी रेड लाइन है, मैं अपनी एयरलाइन में यूनियन नहीं बनने दूंगा। वही रेड लाइन इंडिगो में भी है। इंडिगो की कोई पायलट यूनियन नहीं है और वो ना बनने देंगे। लेकिन पायलट्स को अपनी एंग्स निकालने का कोई सेफ्टी वॉल्व चाहिए, वो नहीं था। 2017 में सिमिलर सितंबर टू दिसंबर उनका क्राइसिस हुआ था। उनको 4000 फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी, मैसिव कैंसिलेशंस, वो भी पायलट शॉर्टेज की वजह से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, रायनेर ने रियलाइज़ किया कि नो, एन अनहैप्पी फ्लाइट क्रू इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। जो 10-15 साल में उन्होंने कमाया था, उन्होंने वो 3 महीने में खो दिया, रेपुटेशन भी, रेवेन्यू भी। तो सिमिलर सिचुएशन अभी जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ अपने दोस्तों से बात करके या सोशल मीडिया चैटर देख के, आई गेट ए सेंस कि द फ्लाइट क्रू इन इंडिगो इज़ नॉट हैप्पी। आई वुड एडवाइज द लीडरशिप ऑफ इंडिगो टू लुक इनटू इट। सबको एक सेफ्टी वॉल चाहिए जहाँ अपना वो दुखड़ा रो सकें या अपनी एंग्स निकाल सकें। दिस शुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया और वन ऑफ द थिंग्स इंडिगो शुड लुक एट टू एग्जामिन वाई देयर फ्लाइट क्रू विच इंक्लूड्स द केबिन क्रू इज़ नॉट हैप्पी। अब केबिन क्रू खुश है नहीं है, वो इसलिए कि उनके एम्प्लॉय है देखने से ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा आप पिछला जिक्र कर रहे हैं कि 4000 के आसपास फ़्लाइट्स अगर कैंसिल होती हैं तो हैम्पर करता है पैसेंजर। वो पैसेंजर, जैसे इस बार भी हमने तस्वीरें देखी, किसी की शादी थी, लास्ट राइड्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों की छूटी, एग्ज़ाम्स छूटे लोगों के, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी वो छूटी। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने बात कही है जिसमें इंडिगो को कई लेवल पर काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और जिस तरीके से आपने बातें बताई हैं। मैं जैसा शुरुआत में कह रहा था कि थोड़ा सा और हम समझ पाएंगे क्लियरली कि हुआ क्या है, मेरे ख्याल से दर्शकों को पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने अजय एलावत जी को। पूरी बातचीत से जो एक निकल के आती है चीज़ मेरी समझ में जो आई वो यही है कि अभी जो व्यवस्था है भारत में सिविल एविएशन को लेकर, उसमें मल्टी लेवल, बहुत अलग अलग स्तर पर हमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर वो बदलाव नहीं होते हैं तो उससे केवल फ़्लाइट्स कैंसिल नहीं होती हैं, आम जनता के जीवन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आम जनता जब मैं कहता हूँ वही जो कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, और बेसिक अगर मैं कहूँ तो वो व्यक्ति जो अपना काम करना चाहता है, अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। अगर ये सरकार या फिर ये व्यवस्था चाहती है कि उस व्यक्ति का जीवन आसान हो तो ये बदलाव जितनी जल्दी सुनिश्चित हो सकते हैं उतना बेहतर है। अन्यथा आने वाले समय में फिर अगर किसी दिन कोई ऐसी खबर आती है कि फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की वो चाह अपने जीवन को आसान बनाने की टूटी है या कम से कम कमज़ोर तो पड़ी ही है। दोबारा कोशिश करूंगा किसी और व्यक्ति से बात करने की। अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है तब तक आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी वरुण। मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, गुरुग्राम।